लूटिंग की, घरों को जलाया, लोगों को कत्ल किया, उनके खिलाफ नेपाल की आर्मी सख्त एक्शन लेगी। पहली बात तो नेपाल ने क्लियर कर दी कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा जियो फेंसिंग के थ्रू, अब कैमरों की रिकॉर्डिंग के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जो भी वीडियोज आई हैं उनको पकड़ के आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी। ये बात तो नंबर 1 हो चुकी है। अगली बात ये है कि नेपाल के जो आर्मी चीफ ने कहा है कि अगर ये अनरेस्ट कंटिन्यू रहा तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल कर लेगी नेपाल की आर्मी। तो नेपाल की मिलिट्री ने ये मूड बता दिया अपना कि अगले 10 साल के लिए नेपाल की मिलिट्री जो है वो पावर में आ चुकी है। चाहे इलेक्शंस हो चाहे इलेक्शंस ना हो, नेपाल की आर्मी अगले कुछ साल तक नेपाल को रूल करेगी और नेपाल में जो डेमोक्रेसी का जो भी सिलसिला था वो कुछ अरसे के लिए अब ब्रेक हो गया। ये बेसिकली उनकी मैसेज, ये उन्होंने डायरेक्टली बात नहीं की, लेकिन मैं इनडायरेक्टली अपने एक्सपीरियंस से, अपने एनालिसिस से आपको बता रहा हूँ। अगली बात आपको बताऊंगा क्या, देखिए अगली बात है कि जनरल अशोक साहब ने जो है वो डेमोन्स्ट्रेटर्स को, जो है जो प्रोटेस्टर्स है जेन जी के, उनको इनवाइट भी किया है। उनको ये कहा है कि आप जो है वो हमसे बात करें, आर्मी आपसे बात करना चाहती है, आप मिलिट्री को अपने मसले बताएं, मिलिट्री अपने मसले आपको बताएगी और सारे स्मार्ट मसले को हम सॉल्व करते हैं। अभी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका एक मेन मुद्दा ये है, वो चाहते हैं कि आप किसी ना किसी तरह से मिलिट्री जो है वो इंटरम गवर्नमेंट लेकर आए और उस इंटरम गवर्नमेंट को बलिंद्रा शाह साहब जो कि खडमंडू के मेयर हैं वो प्राइम मिनिस्टर वो लीड करें, या इंटरम एडवाइजर हो, या कंट्री को वो लीड करें। अब क्या मिलिट्री इस चीज़ को मानेगी नहीं मानेगी, वी डोंट नो, क्योंकि देखिए इस टाइम जो पावर में है वो मिलिट्री है। अगर मिलिट्री इस चीज़ को नहीं मानेगी तो शायद मामला ख़राब हो, अगर मिलिट्री मान जाएगी मामला सही हो। बट आने वाले दिनों में जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो वर्स भी हो सकती हैं, बेहतर भी हो सकती हैं, टाइम विल टेल। अगली आपको बात बताऊँगा। अगली बात ये कि the army's statement doesn't clarify what action it would take or if it use force to control the protesters, but they are already on the streets to exercise control over those who are trying to take advantage from the adverse situation in the country and are involving in looting। तो एनालिसिस, जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कह रही है कि हम पूरे इलाके का कंट्रोल कर लेंगे अगर ये इस तरह के मामला जारी रहे। तो बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि मिलिट्री ने तो ऑल राइट जो है वो सारे मसले का कंट्रोल कर लिया है, मिलिट्री ने तो सारे इलाके को कंट्रोल कर लिया है, तो मिलिट्री को तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नेपाल की मिलिट्री ने बांग्लादेश की मिलिट्री के साथ डिसीजन ले लिया है कि अगले 8 या 10 साल के लिए वो आ गए हैं। अगली बात आपको बताऊँगा। अगली बात ये कि अभी सिचुएशन बड़ी अनक्लियर है। मैं आपको बता चुका हूँ नेपाल में इस टाइम पावर वैक्यूम है, किसी को नहीं पता गवर्नमेंट किसकी है, लेकिन आर्मी ने जो है वो प्रॉपर तौर पे चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। अब इट इज आल्सो अनक्लियर हु विल रिप्रेजेंट द प्रोटेस्टर्स इफ दे डू एंगेज इन द डायलॉग विद द आर्मी। These protesters have not been led by a group of or a person, and in fact started as a response to call out on social media platforms। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइम जो ये जो जेन जी का प्रोटेस्ट हुआ है ना, इस जेन जी के प्रोटेस्ट को कोई ऐसी जो है वो कोई ऐसा बंदा लीड नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम इस टाइम ये आ रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुए ना, नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुए, तो हर बच्चे ने, हर स्टूडेंट ने वीपीएन के थ्रू कहना शुरू कर दिया कि आइए बाहर निकलें, हम बाहर निकलते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर इस टाइम नेपाल में 110 इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके ट्विटर पे अकाउंट हैं, टिकटॉक पे अकाउंट है, हर इन्फ्लुएंसर ने जो है वो ये बात की कि उन्होंने फौरन से जो है वो ट्वीट करना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि हम सड़कों पे निकलेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो हर इन्फ्लुएंसर के पीछे लोग निकलना शुरू कर दिए। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। अब इंडिया में आप कहते हैं ध्रुव राठी साहब एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। अब इंडिया में ध्रुव राठी साहब, मिसाल के तौर पे इंडिया में कोई इस तरह का मसला हो तो ध्रुव राठी साहब एकदम से ट्वीट करें कि आइए हम सब बाहर निकलते हैं अपने हक की आवाज़ के लिए, गवर्नमेंट ने ये जो काम हमारे खिलाफ किया हम इसके खिलाफ निकलते हैं, तो हज़ारों लाखों लोग निकल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि यही चीज़ जो है वो नेपाल में भी हुई है। लोगों ने, जब इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ट्वीट की है या उन्होंने कहा कि आइए हम निकलते हैं बाहर, ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो लोगों ने उनके नाम पे निकलना शुरू किया और लोगों ने उनके नाम पे कहना शुरू किया कि हम आपके नाम पे निकले हैं। अब एक इन्फ्लुएंसर या एक इन्फ्लुएंसर फीमेल तो इस टाइम नेपाल में नहीं, हज़ारों लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो हज़ारों लोगों की कॉल पे जब ये लोग निकले तो इस टाइम ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि इस टाइम प्रोटेस्टर्स को लीड कौन कर रहे हैं। दैट्स वाई प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमें लीड जो है वो बलिंद्रा शाह साहब करें, जो कि खडमंडू के इस टाइम जो है वो मेयर हैं। सो दैट्स अ थिंग व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन
कि अगर कोई टॉक्स होंगी भी मिलिट्री और प्रोटेस्टर्स के दरमियान, तो इसको जो मीडिएट करवाएंगे वो बलिंद्रा शाह साहब करवाएंगे, जो इस टाइम खडमंडू के मेयर हैं। तो जेन जी का इस टाइम प्रॉपर कोई, इस टाइम आप कह सकते हैं कोई लीडर नहीं है, हो सकता है कोई लीडर आ जाए, लेकिन स्टूडेंट यूनियन या जेन जी का इस टाइम कोई लीडर नहीं है जो उनको प्रॉपर लीड कर सके, आगे बात कर सके। तो आई थिंक इसलिए वो बलिंद्रा शाह साहब का नाम ले रहे हैं। तो अगर कोई मिलिट्री टॉक होती भी है मिलिट्री और सिविलियंस में, तो बलिंद्रा शाह साहब बात करेंगे। दिस इज माई पर्सनल एनालिसिस, ये मुझे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी जो है वो पर्सनल एनालिसिस ये है कि जो है वो बलिंद्रा शाह साहब जो है वो नेपाल की जेन जी की तरफ से मिलिट्री के साथ टॉक करेंगे। अगली बात है मैं बताता हूँ, अब आर्मी की, अब नेपाल की आर्मी के एक स्पोक्स पर्सन है, इन साहब का नाम है राजराम बंसित साहब। राजनाम बंसित साहब ये बेसिकली नेपाल की आर्मी के स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, फिर मैं आपके सवालात के जवाब भी लेता हूँ क्योंकि आपके बहुत कमेंट्स आ गए। उन साहब ने कहा कि वी आर ट्राइंग, द नेपालीज आर्मी इज ट्राइंग टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन फर्स्ट, वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, फर्दर डिसीजंस विल बी टेकन डिपेंडिंग ऑन द इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन। तो इट शोज कि आर्मी ये चाहती है कि पहले, सबसे पहले जो है वो ये हो कि वो मोर इंपॉर्टेंटली सारी सिचुएशन को कंट्रोल करे, प्रोटेस्टर्स को कहे कि आप अपनी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें और आप जो मामलात को बेहतर करें। उसके बाद 1 या 2 हफ्ते के बाद गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेस्टर से बात करेगी और मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ये जो भी मामला है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस टाइम तबाही बहुत ज़्यादा हुई है गवर्नमेंट की। अब एक इलाका है गवर्नमेंट का, उसको कहते हैं संघा दरबार। एक इलाका है संघा दरबार, ये बेसिकली खडमंडू का एक रेड जोन इलाका है। इसको कह लें कि खडमंडू का ये पेंटागन कह लें, या खडमंडू का ये एक तरह से एक रेड जोन इलाका है। यहाँ पे सारे मिनिस्टर्स के, नेपाल के सारे जो है वो ब्यूरोक्रेसी के, सारे जजेस के यहाँ पे घर हैं। यहाँ पे इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है। इस इलाके को कहते हैं संघा दरबार। संघा दरबार एक वो इलाका है खडमंडू का जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स के घर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का घर वहाँ पे है, और बहुत सारे इलाकों के जो है वो बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके घर वहाँ पे। ये बड़ी महंगी जगह है नेपाल की। अब संघा दरबार के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ आल्सो बैडली डैमेज। The Ministry of Health and Population along with other government officers including the Supreme Court has been completely destroyed. इस पूरे इलाके में गवर्नमेंट ऑफिसर्स के घर भी हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के घर भी हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट भी है। ये सब का सब कुछ जो है वो तबाह हो चुका है, सब का सब जला दिया गया है, फायर पर कर दिया गया है। एंड दैट्स वाई लोगों के अंदर जो गुस्सा था उन्होंने अपनी आग जो है वो उससे निकाली है। अब एज ऑफ नाउ जो मेरे पास डाटा आ रहा है, वो जो मैंने अननोन सोर्सेज से निकाला है डाटा, जिन्होंने अपने नाम नहीं बताया लेकिन हमें डाटा शेयर करते रहते हैं, रेपुटेटेड सोर्सेज हैं सारे, उसके मुताबिक तकरीबन 20 प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं अभी तक, और तकरीबन 350 से ज़्यादा जख्मी हैं। तो 20 पीपल हैज़ डाइड इन द लास्ट 3 days एंड मोर देन 350 पीपल गॉट इंजर्ड। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बहुत सारी बातें की। अब मैं आपको चाइना की तरफ लेकर जाता हूं, क्योंकि चाइना ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, फिर मैं सब मामले की इंप्लीकेशंस बताऊंगा, फिर आपके मैं कमेंट्स लूंगा। चाइना का कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। चाइना ऑन वेडनेसडे एक्सप्रेस होप दैट ऑल पार्टीज इन नेपाल, जेन जी एंड आर्मी कैन प्रॉपरली एड्रेस डोमेस्टिक इशूज and restore social order and national stability as soon as possible. Foreign Ministry spokesperson of China Lin Jian said the two nations are traditionally friendly and neighbor. तो चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो ये चाहता है चाइना कि जो नेपाल के अंदर ये सारा मामला हो रहा है, इसमें दोनों पार्टीज, जेन जी और मिलिट्री, दोनों एक दूसरे से बात करें और किसी ना किसी तरीके से इस मामले को सॉल्व करें, क्योंकि नेपाल जो है वो चाइना का एक बहुत फ्रेंडली और बहुत पुराना जिगरी दोस्त है, और ट्रेडिशनली भी एक दूसरे के साथ कल्चरली और ट्रेडिशनली भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते रहते हैं। तो चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या वे फॉरवर्ड है, ये आखिरी पार्ट है इस वीडियो का, फिर मैं आपके सवालात दूंगा। अब वे फॉरवर्ड क्या है वो याद रखिएगा। देखिए, केपी शर्मा ओली जो 2008 में आए थे वो तो फारिग हो चुके हैं। अब बात की जा रही है कि इंटरम गवर्नमेंट बनाने की, क्या इंटरम गवर्नमेंट बनेगी। देखिए, इस टाइम जो जेन जी है वो ये चाहती है कि कोई एक नेशनल इंटरम अथॉरिटी काउंसिल बने, जिस तरह आपको याद होगा पिछले साल बांग्लादेश में बनी थी। वो भी उसी एक तरह की चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं, इसी तरह का एक एलिमेंट कॉपी हो नेपाल में, जिसमें टेक्नोक्रेट्स हों, बलिंद्रा शाह साहब हों, और सिविल सोसाइटी के कुछ लीडर्स हों, और जेन जी के भी कुछ लीडर्स हों। बट मसला इस टाइम ये है कि क्या मिलिट्री इस चीज़ को कबूल करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखें, बलिंद्रा शाह साहब जेन जी के सपोर्टर हैं, वो बहुत सारी बातों को जेन जी की मानना उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि जेन जी उनको लेकर आ रही है। तो जेन जी डिमांड भी करेगी, भाईजान आप ये भी काम करवाएं, ये भी करवाएं, ये काम नहीं करेंगे हम आपको फारिग कर देंगे, हम फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, आप हमारे बंदे हैं तो हमारी बात को मानना पड़ेगा। अब मिलिट्री इस चीज़ को देख रही है। मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है, मैं अपनी पर्सनल असेसमेंट दे रहा हूँ कि
आई थिंक मिलिट्री वांट्स टू टेक मोर कंट्रोल। या तो जलंधर शाह साहब को वो पिक करेंगे अगली इंटरम गवर्नमेंट के लिए, या वो किसी ऐसे शख्स को पिक करेंगे जो जेन जी को भी खुश करेगा और दोनों पार्टीज को खुश करेगा, आर्मी को भी खुश करेगा, और बिलो द लाइन चलेगा और दोनों के साथ मामलात को बेहतर रखेगा और दोनों की एक तरह से मामलात को क्लैश में नहीं आने देगा। वो जेन जी को भी कंट्रोल में रखेगा कि कोई वो इस तरह का प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में ना करें, और वो आर्मी को भी खुश रखेगा कि आर्मी की डिमांड्स को पूरी करें। लेकिन क्या जेन जी इन चीज़ों को मानेगी, ये वक्त बताएगा। बिकॉज याद रखिएगा, गवर्नमेंट की एक मिस्टेक की वजह से कि 26 उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए, 18 साल की गवर्नमेंट एक दिन में फारिग होगी। तो इट शोज़ के मोर इम्पॉर्टेंटली जो जेन जी है, जो ये सोशल मीडिया है, जो डिजिटल एज है, इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे कितना है। अगली आपको बात बताऊँगा। देखिए, मिलिट्री ने टोटली इस टाइम, फौज ने नेपाल की पूरी तौर पे कंट्रोल कर ली है पूरे इलाकों को, और फौज का इस टाइम पूरा कंट्रोल है। जो आर्मी चीफ है, ही इज़ द सोल प्रोप्राइटर ऑफ बेसिकली द नेपाल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेपाल को इस टाइम जो लीड कर रहा है वो अशोक साहब कर रहे हैं, जो नेपाल के इस टाइम जो है मोर इंपॉर्टेंटली ही इज द मेन गाय, ही इज द मेन मैन। दैट्स वाई अगली आपको बात होगी। देखिए, अब प्रोटेस्टर्स क्या चाह रहे हैं और इस टाइम गवर्नमेंट क्या चाह रही है, जो कि एक आर्मी है। प्रोटेस्टर ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बलिंद्रा शाह साहब गवर्नमेंट में आए, इंटरम गवर्नमेंट बने और जेन जी को एक प्रॉपर वोट मिले, पार्लियामेंट में भी जेन जी की बात सुनी जाए और उनके सारे मामला, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी जो पेमेंट्स कम है, उनका जो बाहर जाने में प्रॉब्लम होता है, उनको रेमिटेंस आने में प्रॉब्लम होता है, उनकी जो सोसाइटल इश्यूज़ हैं, क्राइम रेट है, करप्शन है, इसको ख़त्म किया जाए। जेन जी ये डिमांड करती है और वो चाहती है कि उनकी मर्जी का बंदा इंटरम गवर्नमेंट में लगे। पहली बात तो ये। देखिए, अगली बात ये है कि अब इस सारे मसले का जो है वो अब इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, इम्पैक्ट इसका ये होगा कि भारत भी कोशिश करेगा कि अब उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा नेपाल पे आए। चाइना भी ये कोशिश करेगा कि जो नई आर्मी है, नई गवर्नमेंट, आर्मी की गवर्नमेंट बने या जो भी गवर्नमेंट बने, उसमें चाइना का भी इन्फ्लुएंस हो। तो भारत चाइना के भी जो एक टकराव है वो हमें कहीं ना कहीं नेपाल पे नजर आएगा। बिकॉज चाइना भी चाहता है कि नेपाल उसके सर्कल ऑफ पावर में आए, भारत भी ये चाहता है कि उसके सर्कल ऑफ पावर में आए। तो ये भी एक तरह से टसल होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो फोकस है वो मिलिट्री का ये है कि किसी ना किसी तरीके से कंट्री के अंदर, पूरे नेपाल के अंदर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जाएं, वो